नमस्कार, रीवा 24 के ताज़ा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। शौचालय जाने को लेकर अनोखा मामला आया प्रकाश में। जेठ जेठानी ने देवरानी को पीटा। कांग्रेस से भाजपा गए नेता पर हुआ जानलेवा हमला। समर्थकों ने लगाया सिमरिया विधायक पर आरोप। नवजात को नदी में फेंकते देख स्थानीय लोगों ने मचाया हंगामा। और चैत्र नवरात्र का व्रत कल होगा आरंभ। भक्त करेंगे 9 दिन मां की आराधना। इन खबरों सहित अन्य खबरें अब विस्तार से। शौचालय जाने को लेकर मारपीट का अनोखा मामला प्रकाश में आया है। शौचालय एक प्रेम कथा, ये फिल्म तो आप सभी ने देखी होगी, लेकिन हम आज आपको एक नई और अनोखी कहानी सुनाने वाले हैं। रायपुर कचुलियान थाना अंतर्गत सिरखनी की रहने वाली अंजू मिश्रा अपने घर में रहकर गृहस्थी का काम करती हैं। उनके पति के अलावा उनके जेठ गांव में रहते हैं। साथ ही ससुराल में रमाकांत मिश्र उनके ससुर भी रहते हैं। जेठ के हिस्से में सास रहती हैं। सुबह आज जब नृत्य क्रिया के लिए कमरे से जा रही तभी जेठानी बरखा मिश्रा व प्रियंका मिश्र गाली गलौज करने लगी और शौचालय को लेकर नाराज हो गई। हल्ला सुनकर जेठ राजीव लोचन मिश्रा ने उनके ऊपर हमला कर दिया है। सुनकर ससुर रमाकांत और चाचा ससुर ब्रिजमोहन आए और बीच बचाव किया। इसी बीच जेठानी बरखा और प्रियंका ने जान से मारने की धमकी दी और अंदर चली गई। उन्होंने कहा कि उनके जेठ ने उन्हें बंधक बना लिया और पेट, कलाई, सीने सहित कई अंगों में मारपीट कर चोटें पहुंचाई हैं। पीड़िता ने बताया कि उनके पति ने दूसरी शादी कर ली है और अब वो ऑटो चलाने लगे हैं और अपने घर में ससुर की सेवा वो अकेले करती हैं। पूरे मामले को लेकर क्या बताया अंजू ने, आप खुद सुनिए। जेठानी जेठ राजीव लोचन मिश्रा, प्रियंका मिश्रा और प्रशांत मिश्रा ये हमको कढ़ेल के मारते हैं। बांध के कल अंदर बैठ के मारे हैं। मेरे यहाँ कपड़े बांध दिए थे इस साइड और मेरे पूरे हाथ चोट लगी हुई है। मेरे को घर से निकलते बोलते तेरा पति निकल गया है, शादी कर लिया है तो तू भी मेरे घर से निकल जा। जी वो जो घर है वो पैतृक पुराना सभी का परिवार हाँ, नहीं वो सभी का परिवार का नहीं है। वो जो हमारे बाबा ससुर ने बनवाए थे। हाँ, बाबा ससुर बनवाए थे। मेरे खुद ससुर भी अभी नहीं बनवाए हैं। वो पति रीवा में रहता, ऑटो चलाता है। वो दूसरी शादी कर लिया। हाँ, वो दूसरी शादी कर लिया। मारपीट ये बरखा मिश्रा और प्रियंका मिश्रा, राजीव लोचन मिश्रा मेरे शरीर में डंडा डाल दिया है तो मेरी सलगी बच्चेदानी बाहर आ गई है, इतनी सारी आ गई है, निकल गई है। और पूरे मेरे जांघों में लाठी लगी है। पूरे हार मेरी हार खाली यहाँ चोट है, यहाँ सीना में भी चोट है। पूरे हार चोट तो दिख ही रहा है आपको। कब की घटना है ये कल की घटना है। मैं रायपुर थाना गई थी, कल रात में मारपीट भी हुई। वो गोटा पाथर चला रहे थे। मैं एम्बुलेंस को फ़ोन करी, एम्बुलेंस भी आई लेकिन कुछ नहीं की। न उन लोगों को गिरफ्तार करती है न कुछ करती। पुलिस क्या कर रही है? पुलिस गई थी थाने में? हाँ, गई थी तो वो रिपोर्ट तो लिख लिए हैं। हाँ। बोले कि कार्रवाई होगी और उसको पकड़ के नहीं ले गए हैं। बलुकाए और चाय नाश्ता किए और चले गए। कार्रवाई अभी कुछ नहीं हुई है। कौन सा थाना है ये? रायपुर कलचुलियान। हाँ, रायपुर कलचुलियान। और एम्बुलेंस वाले बोलते हैं अपनी सुरक्षा स्वयं करो, तो मुझे प्रेस का सहारा लेना पड़ा। आज यहाँ एसपी साहब से बात हुई? अभी तक नहीं हुई अभी तक। 9 बजे से मैं बैठी हूँ। सुबह 9 बजे से बैठी हूँ। बोले क्या छुट्टी है तो आज नहीं आएंगे। आज क्या है कि छुट्टी है? पता नहीं, आज शनिवार है। बोले आज छुट्टी है। अभी 1 बज गए? हाँ, 1 बज गए, अभी तक नहीं आए हैं। कब तक बैठी रहेंगी यहाँ पे? अब का मालूम, ताक के तो बैठी हूँ। थाने स्तर पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। जिसके बाद आप यहाँ पे? हाँ, बस रिपोर्ट भर FIR लिखी गई है। से आपने बात नहीं की? बात की तो वो बोला कि कानम से मैं उन्हीं लोगों की तरफ मिला हूँ। आप चाहे तुमको मार डाले, मुझसे कोई मतलब नहीं है। न मैं कभी आऊँगा, न 1 रुपया दूंगा, न कोई। बाहर कहीं गेरी तो कैसे रहेगा? चलिए आ रही तो सब गेरे रहे तो होगा लपट के लगे भीतरे तो अपन होगा के मरा दिल मुँह बाँध के फिर मारी मोरी है। ये कौन मारपीट किया है? तमाम खरभोटी नहीं। मारपीट कौन किया है? मारपीट हाँ 3 हो गए, 4 जन रहे हैं। आपके बच्चे हैं वो जो मारपीट किए हैं? हाँ। क्या नाम है उनका? राजीव लोचन। ये काहे को मारपीट करते हैं? कहा कि घरे न रहते तो जा। आप कोई भगाए हैं? हमका बहुत दिन भगाए हैं सर। काहे भगाए हैं? जमीन के पीछे। हाँ वह पकड़न और कागजो बना ला सर, कागजो लाए हैं हम। जमीन आपके नाम है, वो भगा दिए। हाँ। क्या नाम है आपका? आपका क्या नाम है? हमारा रमाकांत मिश्रा ना हमारे।
कांग्रेस छोड़कर भाजपा में गए भागीरथी शुक्ला पर बीती रात जानलेवा हमला हुआ, जिसका आरोप उनके समर्थकों ने कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता पर लगाया है। हाल ही में कांग्रेस से भाजपा में आए युवा नेता भागीरथी शुक्ला पर बीती रात रेलवे स्टेशन के समीप हमला हो गया। भाजपा नेता शुक्ल के करीबी प्रांशु ने बताया कि पहले 2 की संख्या में युवक आए, उन्होंने स्टेशन पर गाड़ी खड़ी की, उसके बाद दूसरी गाड़ी में चाबी लगाने लगे, जिसका भागीरथी ने पीछा किया। थोड़ी दूर पहुंचते पर पहले से एकत्रित लोगों ने उन पर हमला कर दिया, जिसके बाद अस्पताल पहुंचाया गया। समर्थकों ने कांग्रेस नेता पर आरोप लगाया है। हालांकि ये हमला निजी कारणों से था या राजनीतिक, इसकी अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है और ना ही पुलिस की ओर से कोई बयान आया है। लेकिन इसके बाद घटना ने राजनीतिक रूप ले लिया और पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाने लगे। क्या कहना है प्रांशु शुक्ला का, आप सुनिए। वो पार्किंग के बाहर अपनी बाइक खड़ी की है, उसके बाद अपनी चाबी और जो पार्किंग के अंदर गाड़ियाँ खड़ी थी उनमें 1-2 में चाबी लगाने लगे। तो शुक्ला जी ने मना किया कि भाई तुम लोग क्यों गाड़ियों में चाबी लगा रहे हो। जब उन्होंने मना किया तो गाली गलौज किए उनसे। शुक्ला जी बोले रुक रुक। उसके बाद ये लोग रुके नहीं, गाड़ी में बैठे और भाग गए। हम लोगों ने थोड़ी दूर उनका पीछा किया। जब आगे गए थोड़ा सा पार्किंग के आगे, तो वो लोग गाड़ी अपनी रात खड़ी कर दी है। जब गाड़ी खड़ी की है तो उसमें शुक्ला जी उतर के कि भाई तुम कहाँ भाग रहे हो, रुको रुको, डेली गाड़ी चोरी होती है रेलवे स्टेशन से, तो तुम लोग चोर हो गया। तो वहीं पे पास में 20-25 आदमी बैठे हुए थे। जैसे ही शुक्ला जी गाड़ी से उतरे, उनसे ऐसे बातचीत की कि तुम लोग चोर हो क्या कैसे, तो ये सब उनके ऊपर हमला कर दिया। पत्थर से, हाथी डंडा, रॉड, तलवार। कम से कम 20-25 आदमी। इसमें एक त्रिभुवन मिश्रा था द्रवली, और अरविंद पाड़े था, ये गौचट का है, और ये सब इनके मित्र मंडली और जो भी है, बहुत लोग गौछा से सर अपना ढके हुए। ये लोग पहले भी आ चुके हैं आपके पार्किंग में? ये आज मैं 3-4 दिन से पार्किंग बैठे हूँ, तो ये लोग आज 4-5 दिन से आ जाके उसी बाइक से। क्या लगता है आपको, बैठी कर रहे थे, मारने की? हाँ, लेकिन कर रहे थे ये पूरी तरह से। उनकी हालत कैसी है? गंभीर है? बहुत गंभीर है हालत उनकी। उनके ऊपर पत्थर, रॉड, डंडे, चाकू, तलवार, जो भी उनके, मेरे को तो यही सब दिखा जो उससे हमला किए उनके ऊपर। पत्थर सीने पे, पैर पे और चाकू से हमला। क्या लगता है किसी की साजिश पहले से की गई थी? हाँ, इसमें पूरी तरह साजिश है। जब से इन्होंने वक्तव्य दिया अभय मिश्रा के खिलाफ, तब से इन्हीं के ऊपर रेकी की जा रही है। मैं तो 24 घंटे रहता हूँ उनके साथ, तो सीधे मैं आरोप लगा रहा हूँ कि अभय मिश्रा की साजिश है। क्योंकि इसके बाद 5-10 मिनट बाद वहीं पे ये पड़े थे रोड पे, और जहाँ ये घटना हुई उसी से 5-10 मतलब कदम आगे पीछे कह लीजिए, तो अभय मिश्रा की गाड़ी भी वहीं तुरंत निकल रही है। मारने को उन्होंने हमला कराया। फर्जी बैंक गारंटी मामले में आबकारी अधिकारी सहित 7 लोगों पर मामला दर्ज कर लिया गया है। 15 करोड़ के फर्जी बैंक गारंटी मामले में आबकारी अधिकारी सहित 7 पर मामला दर्ज हुआ है। आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 120B और भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम 2018 की धारा 7C के तहत मामला दर्ज किया है। पूरे मामले की विस्तार से जानकारी दे रहे हैं एडवोकेट BK माला। कोर्ट रसीद दस्तावेज बनाए गए थे, जिसके बल पर फर्जी गारंटी लगाकर यहां लाइसेंसधारी का शराब कारोबारियों द्वारा धंधा किया जा रहा था, जिसकी फर्जी गारंटी को लेकर हमने एक लिखित शिकायत की थी आयुक्त रीवा, संभाग रीवा और सहकारिता आयुक्त मध्य प्रदेश भोपाल के यहाँ, जिसकी एक जांच हुई, जिसमें नागेंद्र सिंह सहकारी बैंक मोरवा के द्वारा दोषी पाए गए थे। उनको निलंबित भी किया गया था, परंतु FIR दर्ज कार्रवाई नहीं की गई थी, जिसको लेकर आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो मध्य प्रदेश भोपाल में हमने शिकायत की। वहां भी ठंडे बस्ते में चल रही थी। इस विषय को लेकर हमने माननीय उच्च न्यायालय में प्रकरण दायर किया था। माननीय उच्च न्यायालय ने प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए कई बार नोटिस जारी कर जवाब चाहा गया था, परंतु विगत 1 सप्ताह पूर्व माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के द्वारा डबल बेंच के द्वारा हमारे माननीय अधिवक्ता श्री अमित सिंह सेंगर प्रकरण की पैरवी कर रहे थे, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने स्पष्ट निर्देश आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो मध्य प्रदेश भोपाल को किया था कि संबंधित याचिका पर त्वरित जांच करके 6 सप्ताह के अंदर रिपोर्ट प्रस्तुत करें, जिसमें आज दिनांक को आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो मध्य प्रदेश भोपाल इकाई के द्वारा अपराध पंजीबद्ध किया गया है। 420 धारा पर 120 सेक्शन पर FIR दर्ज हुई है, जिसमें जिला आबकारी अधिकारी रीवा है, श्री नागेंद्र सिंह मोरवा के सहकारी बैंक के हैं, और साथ में कई फर्में हैं, लक्ष्मी करके फर्म है,
आर्या ग्रुप है। तो रीवा के जो शराब कारोबारी है, रीवा, हनुमाना, रायपुर, कचुलियान के शराब कारोबारी हैं, उनके खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई हुई है। FIR दर्ज हुई है मध्य भोपाल में माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश पर। क्या नाम है, कितने लोग हैं? 5 लोग। हाँ, 5 लोग संबंधित फर्मे हैं, साथ में जिला आबकारी अधिकारी हैं, नागेंद्र सिंह है, और भी है। पर हमारा ये मानना है कि और भी धाराएं बढ़नी चाहिए। ये 420 का मामला के साथ साथ और भी इसमें सेक्शन बढ़ने चाहिए। इस संदर्भ में हम बाद में पत्राचार की कार्रवाई करेंगे। नगर निगम रीवा द्वारा स्वच्छता और धार्मिक स्थलों की पवित्रता बनाए रखने के लिए एक नवाचार की शुरुआत की गई है। निगम आयुक्त डॉक्टर सौरभ सोनवड़े ने कहा कि श्रद्धालुओं की आस्था को ध्यान में रखते हुए हमारी प्राथमिकता शहर की स्वच्छता और नदी घाटों को प्रदूषण मुक्त बनाना है। उन्होंने श्रद्धालुओं से अपील की कि वो पूजन सामग्री को सीधे जल में न बहाकर निर्माल्य पात्रों में डालें, जिससे पर्यावरण संरक्षण को और मजबूती प्रदान की जा सके। साथ ही उन्होंने बताया कि इन फूल मालाओं का उपयोग नगर निगम के स्व सहायता समूहों के माध्यम से खाद और गुलाल बनाने के लिए भी किया जाएगा, जिससे स्वच्छता के साथ पुनर्चक्रण को भी बढ़ावा मिलेगा। पर फूल और निर्माल्य फेंका जाता है, ऐसी जगह पे एक निर्माल्य कलश स्थापित किए हुए हैं। इसका उद्देश्य ये है कि जो भी लोग आते हैं आस्था के साथ, बड़े आस्था के साथ आते हैं, फूल पूजा की सामग्री रहती है, कई बार वो नदी में विसर्जित की जाती है, उससे प्रदूषण बहुत फैलता है, तो उसको भी कम करें। एक आस्था का केंद्र रहता है, इसलिए कोई डस्टबिन में कोई डालना उसको उचित नहीं समझता, इसलिए उसको कलश रूपी एक आकार दिया गया है जिसमें वो डालेंगे, और उसका विधिवत हम निष्पादन भी, जो भी फूल आएंगे उनका, हमारा NULM का जो समूह है वो काम करता है फूलों से इंसेंस स्टिक्स बनाने के लिए, तो उनके लिए भी ये फ़ायदेमंद रहेगा, तो वो कलेक्शन भी कर लेंगे। इससे नदियाँ भी सुरक्षित रहेगी, स्वच्छता बनी रहेगी और लोगों के आस्था में भी कोई बाधा नहीं आएगी। कहाँ लगाएंगे, कितने पात्रों में लगेंगे? अभी जो फिलहाल हमने चिरौला मंदिर, मनकामेश्वर मंदिर, जो हमारा बाबा घाट है, ऐसी कुछ जगहों पे प्राइमरी स्टेज में लगाए हैं। इसके बाद हम जो जितने भी घाट हैं वहाँ पर उसका एक्सटेंशन करेंगे, जहाँ पर ज़्यादा लोग आते हैं। रीवा में लिक्विड मिलाकर बेचे जा रहे मैंगो शेक की शिकायत मिलने के बाद कमिश्नर और कलेक्टर ने जांच के आदेश दिए थे, जिसके बाद कार्रवाई के दौरान कई लोगों को विक्रय करते पाया गया। कमिश्नर BS जामोद और कलेक्टर प्रतिभा पाल के निर्देश पर बाजार में विक्रय किए जा रहे मैंगो शेक की जांच हेतु खाद्य सुरक्षा प्रशासन द्वारा विशेष अभियान चलाया गया है। जांच के दौरान नए बस स्टैंड पर 15 रुपये मैंगो शेक विक्रय करते पाया गया। प्रतिष्ठान की जांच के दौरान कलर एवं शक्कर का शीरा आम के जूस में मिलाकर बड़ी तादाद में शेक तैयार कर विक्रय किया जा रहा था। जांच के दौरान विक्रेता अंकित सोनकर द्वारा बताया गया कि शहर में मैंगो शेक बेचने के लिए वो लोग बनारस से हर साल आते हैं और शहर में उनके द्वारा 8 दुकानें लगाई हैं। जांच के दौरान विक्रय किए जा रहे मैंगो शेक को नष्ट कराया गया। इस दौरान मौके पर मैंगो शेक व केमिकल के नमूने जांच के लिए लिए गए और दुकान संचालकों को केमिकल उपयोग न करने संबंधी निर्देश भी दिए गए हैं। रीवा में जो मैंगो जूस बेचा जा रहा है वो मिलावटी बेचा जा रहा है और उसमें केमिकल भी मिलाया जा रहा है। ऐसी शिकायतें प्राप्त होने पर हमने खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे तत्काल ऐसे दुकानों की जांच करें और समुचित कार्रवाई करें। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने जांच की है और ये पाया गया है कि उसमें मैंगो जूस में कलर मिक्स किया जा रहा है और शक्कर का शीरा मिलाया जा रहा है। साथ ही उसमें कोई केमिकल आदि तो नहीं है, इसके लिए सैंपल लिए गए हैं और वो लैब टेस्ट किए जा रहे हैं। जैसे रिपोर्ट आती है तदनुसार फिर कार्रवाई की जाएगी। जो संबंधित दुकानदार हैं उनको भी सचेत किया गया है, चेतावनी दी गई है कि वो किसी तरह का मिलावटी जूस का सेवन नहीं करें और मानव जीवन को जो हानिकारक है ऐसा कोई भी पदार्थ न बेचें। आमतौर पर देखिए जरा गर्मी आ रही है, जनता काफ़ी उसको उपयोग करती है। ये अभियान हमारा लगातार जारी रहेगा। निश्चित तौर पर कोई भी खाद्य सामग्री हो वो मिलावटी नहीं हो, ये सुनिश्चित किया जाएगा। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़ सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। विंध्य क्षेत्र का नंबर 1 RO शोरूम साइन मार्केटिंग, जहां पर आप पाएंगे सभी कंपनियों के RO जैसे कि केंट, एक्वागार्ड, प्योरिड, लिफ प्योर, हेवेल्स और सभी प्रकार के RO 0% ब्याज में उपलब्ध। बजाज फाइनेंस की सुविधा के साथ हर कंपनी के RO में सर्विस बिल्कुल फ्री है। मात्र 6,999 से RO शुरू है। कोई भी RO किसी भी कंपनी का RO लेने पर आपको एक डिनर सेट बिल्कुल फ्री मिलेगा। बस आपको पता याद रखें, साइन मार्केटिंग, हॉस्पिटल रोड, गांधी कॉम्प्लेक्स,
रीवा। मोबाइल नंबर 9407817224। कांग्रेस ने उप मुख्यमंत्री पर लगाया आरोप, कहा जल संचय की बातें करना उनको शोभा नहीं देता, उनकी आंखों का पानी सूख चुका है। बीते दिनों उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने जन संचय जन भागीदारी अभियान के तहत रीवा को विकसित बनाते हुए पानीदार बनाने की बात कही थी, जिसको लेकर कांग्रेस नेता अनुपम तिवारी ने तंज कसा है। उनका कहना है कि राजेंद्र शुक्ल की आंखों का पानी सूख चुका है, वो जो भी कर रहे हैं वो अपने चहेतों को ठेका दिलवाने के लिए कर रहे हैं। और क्या कहना है अनुपम तिवारी का, आप खुद सुनिए। वासियों के साथ एक बहुत बड़ा मजाक है, हास्यास्पद बयान है। जिन लोगों ने रीवा की धरती से लाखों वृक्ष, आम के, जामुन के, नीम के, पीपल के, बरगद के और न जाने कितने वृक्ष बड़े बड़े खड़े हुए थे, आसमान से ऊंचे बातें करते, उनको निर्दयता पूर्वक काट डाला। रीवा में पानी नहीं बरस रहा है, जिसके जिम्मेदार वो लोग हैं जिन्होंने हरे भरे पेड़ कटवा डाले। वो रीवा को पानीदार बनाने की बात करते हैं, तो मुझे तो ऐसा लगता है उनके आंखों में ही पानी नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने रीवा को कंक्रीट का जंगल बना के छोड़ दिया है। और वो क्या कह रहे हैं कि हम भूजल संरक्षण करेंगे, जल की जमीन के पानी को संग्रहित करेंगे, संचय करेंगे। वो कुछ नहीं करेंगे। वो एक ठेकेदारी का नया स्कोप ढूंढ रहे हैं, उसमें भी आम जनता के टैक्स के पैसे को पानी की तरह बहाएंगे और पूरी तरह से उसमें भी खुला भ्रष्टाचार, अभी तक जितनी योजनाएं हो उन्हीं की तरह करेंगे। अपने लोगों को उसमें पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त होकर काम करवाएंगे। और एक बात मैं आपके माध्यम से माननीय उप मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ल जी से कहना चाहता हूं कि अगर उनके आंखों में जरा सा भी पानी है तो कृपया रीवा में हुई जघन्य हत्याओं, गडरा हत्याकांड जैसे और तमाम को कृपया संवेदनशीलता से लें। जिस आम जनता ने उन्हें अपना प्रतिनिधि बनाया है, उन असमय काल के गाल में समा चुके लोगों के प्रति थोड़ी सी संवेदनशीलता दिखाएं। 2 बूंद आंसू आंख का पानी टपका दें और उनके प्रति 2 शब्द शोक के कह दें, तो हम मान लेंगे कि उनके अभी आंख में पानी बचा है। बाकी उनके आंख में पानी यदि है तो कृपया करके रीवा की जनता के साथ, रीवा की भूमि जो सरकारी, वो बाहरी व्यापारियों को कौड़ियों को के मोल बेच रहे हैं, जो यहाँ काम ऐसे हो रहे हैं जिसमें सीधे सीधे आम जनता का नुकसान हो रहा है, वो काम ये करना बंद कर दें। अगर उनके आंखों में थोड़ा सा भी पानी है तो मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ। योजना बना रहे हैं। नहीं। बिछिया थाना क्षेत्र अंतर्गत एक नवजात को फेंकते देख स्थानीय लोगों ने हंगामा मचा दिया। बिछिया थाना अंतर्गत नदी किनारे उस समय हंगामे की स्थिति उत्पन्न हो गई जब एक महिला और पुरुष नवजात को पानी में फेंकने का प्रयास कर रहे थे, जिसकी सूचना तुरंत पार्षद ने पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने जब जांच की तो पता चला कि शिशु की पहले ही मौत हो चुकी है। सतना जिले से आए परिजनों ने मौत के बाद उसे पानी में फेंकने की कोशिश की। हालांकि पुलिस के समझाइश के बाद शव को लेकर परिजन वहां से चले गए, तब कहीं जाकर मामला शांत हुआ। दरअसल नवजात शिशुओं के मरने के बाद उनका अंतिम संस्कार न करने की प्रथा भारत में कई संस्कृतियों में देखी जाती है। इसके पीछे कई धार्मिक सांस्कृतिक मान्यताएं जुड़ी हुई हैं। नवजात शिशु की मृत्यु को परिवार के लिए अपार दुख का कारण माना जाता है, लेकिन कुछ संस्कृतियों में इसे पूर्व जन्म के कर्मों का परिणाम भी माना जाता है। इसीलिए कई परिवार शोक मनाने के बजाय इसे ईश्वरीय इच्छा मानकर स्वीकार करते हैं और दाह संस्कार या अंतिम संस्कार नहीं करते हैं। थाने में सूचना दी गई कि कुछ लोग मिलके किसी बच्चे को नदी में बहा रहे हैं, बिछिया नदी में। सूचना की तस्दीक की गई और थाना प्रभारी बिछिया ने जब तस्दीक किया तो इसमें पाया गया कि सतना चित्रकूट साइड के जो एक कपल दंपत्ति है, उनकी एक माह की लड़की थी जो SDMH में भर्ती थी, जिसकी भर्ती के दौरान मौत हो गई थी। और मौत के उपरांत वो एक माह की बच्ची को नदी में बहाने के लिए आए थे और इसमें उनके द्वारा कोई मारा नहीं गया है। इसकी मौत होने के उपरांत उसको दफन न करके उसको नदी में बहाना चाह रहे थे। इसी को लेकर गलतफहमी में पार्षद को कन्फ्यूजन हुआ था, जिसकी तस्दीक कर ली गई है और इनको समझाइश देकर संबंधित को उनके निवास स्थल पर रवाना किया गया है। सिविल लाइन थाना अंतर्गत बीजेपी कार्यालय पीछे एक किशोर के अपहरण का सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है। डेकहा तिराहे के बीजेपी कार्यालय पीछे चौपाटी के समीप जनरल स्टोर की दुकान के आसपास कल शाम 7 बजे एक 6वीं कक्षा के पढ़ने वाले किशोर आरव विश्वकर्मा के अपहरण का मामला प्रकाश में आया है। बताया जा रहा है कि 2 की संख्या में आरोपी उसे बाइक में उठाकर ले गए थे और पिता का नंबर मांग रहे थे।
हालांकि आरोप किसी तरह से जान बचाकर वहां से भाग आया। किशोर का कहना है कि उनको देख लेगा तो पहचान जाएगा। उनमें से 1-2 बार पहले भी उस इलाकों में आरोपियों को उसने देखा है। हम लोग कहाँ ले जा रहे थे? मैं यहाँ दुकान से मैं अपने घर जा रहा था, तो ये कामधेनु के पीछे जो रास्ता है तो उधर साइड से मेरे को मुंह पकड़ के हाथ पकड़ के और गाड़ी में बैठा के ले गए थे। और फिर रेलवे स्टेशन साइड बोल रहे थे डैडी का नंबर दो नहीं तो मारेंगे। फिर नमकीन चिप्स लेने चले गए थे, बोले थे यहाँ पास से हिलना मत नहीं तो मारेंगे। फिर मैं भाग आया। कितने लोग थे वो लोग? 2। काहे में थे? मोटरसाइकिल में? हाँ। कुछ नाम वाम बताए अपना आपस में, कुछ बात कर रहे हो तो किसी को बुलाते हो? नाम वाम नहीं याद है। कितने बजे घटना है ये है 7 बजे की है शाम के। किसी को जानते हो तुम उन लोगों में से? हाँ, मैं चेहरा देख लूँगा तो मैं जाने वाला। कभी यहाँ पे देखे हो आसपास से आज से पहले? 2 बार देखा हूँ ग्राउंड में। ग्राउंड में ही रहते हैं लोग? 2 बार मात्र आए, इसके अलावा फिर नहीं दिखे। काहे के लिए वो लेके गए तो कुछ नहीं बोले? क्या नंबर मांग रहे थे? किसका? डैडी का नंबर मांग रहे थे। डैडी का नंबर आपसे मांग रहे थे? नंबर दिए थे उनको? फिर नंबर नहीं दिया तो लोग चले गए और आप इधर आ गए? हाँ, वे लोग नहीं गए थे, वे लोग आस पास ढूंढने लगे, मैं भाग आया। दौड़ लगा के भगे हो वहाँ से? वहाँ से कैसे भगे हो? दौड़ते हुए आया हूँ। यहाँ तक का रास्ता पता था आपको? और उन लोग के पास कुछ और भी था, हथियार भी था कि ऐसे खाली आते? जमीनी विवाद के चलते घर में घुसकर जान से मारने की धमकी देने का मामला प्रकाश में आया है। घटना सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र की है। लभौरी बाग के रहने वाले राम अवतार विश्वकर्मा सिटी कोतवाली थाने में आकर रिपोर्ट दर्ज कराए कि उनकी जमीन से लगी प्रकाश विश्वकर्मा और पुरुषोत्तम विश्वकर्मा की जमीन है। ये सभी आए दिन किसी न किसी बात को लेकर परेशान करते हैं और गालियां देते हुए मारपीट करते हैं। इसके पहले भी 2019 में इन लोगों ने मेरी पत्नी के साथ मारपीट की थी। आरोपी हमारी ज़मीन हथियाना चाहते हैं, इसके लिए इस तरह की हरकतें करते रहते हैं, जबकि न्यायालय द्वारा हमारे पक्ष में फैसला आ चुका है। विवाद चल रहा है न्यायालय में, जिसमें से कुछ न्यायालय से हम लोग जीत चुके हैं। सिविल कोर्ट से भी हम जीत चुके हैं, उसकी अपील जो की गई है उससे जीत चुके हैं। कुछ हाई कोर्ट से भी मामला हमारे पक्ष में है, और जिससे हमारा जमीनी विवाद गंगा पुरुषोत्तम से चल रहा है। और वो आए दिन हम लोगों को जमीन के पीछे जान से खत्म करने की धमकी देता रहता है। और आए दिन हमारी माँ को 2019 में गंभीर रूप से मारपीट की गई थी, जो कि भर्ती भी थी संजय गांधी हॉस्पिटल में। उसके बाद भी उसको कानून का कोई भय नहीं है। आए दिन अभी हमारे पिताजी के साथ एक दिन मारपीट की गई, हमने थाने में रिपोर्ट की, उसकी कोई कार्रवाई नहीं की गई। अभी एक बार दारू पी के शराब पी के 3 बजे रात हमारे दरवाजा पीटा गया है, इसमें हमने रिपोर्ट की, उसमें कोई कार्रवाई नहीं की गई। कल रात 3 बजे रात गंगा पुरुषोत्तम उसके लड़के बच्चे 12-13 लोगों को लेके आए, घर में दरवाजा पीटे, घर में प्रवेश हुए, माताजी और हम लोगों से छीना झपटी की गई, मारपीट करने की धमकी दी गई, जान से खत्म करने की धमकी दी गई, और कहते हैं कि ये जमीन के पीछे किसी न किसी की हत्या कर देंगे हम लोग। तो मैं चाहता हूं आप लोगों के माध्यम से कि अगर हमारे या हमारे परिवार को कुछ भी हो, यही गंगा पुरुषोत्तम या उनके लड़के आकाश प्रकाश विकास, इन्हीं लोगों के ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए, ताकि हमारा परिवार छोटा है, हम लोग इतने पैसे वाले नहीं है। कहाँ के रहने वाले हैं? हम लोग हैं लखौरी बाग पुष्पराज नगर वार्ड नंबर 2। वो है सरकारी जिला शिक्षा अधिकारी का ड्राइवर था, उसके पास पैसा है, जन है, तो हर जगह वो पैसे खिला के अपना काम करा लेता है। कहाँ रहते हैं? ये हमारे जस्ट बगल में रहते हैं। हमारा मामला न्यायालय में चल रहा है, जिसमें असिस्ट ऑर्डर भी मैंने ले रखा है, पर उसमें भी वो उसको कुछ प्रभाव नहीं पड़ता है। और आए दिन वो केवल मारपीट करने की धमकी देता रहता है, खुलेआम आता है, गाली गलौज करता है, सीधे लपट पड़ता है, मारपीट करना चालू कर देता है। थाने में आते तो हो गए, कुछ कार्रवाई हुई तो हुई, नहीं तो हो गए नहीं हुई। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियावात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें।
विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। पूर्व मंत्री रामखिलावन पटेल के पिता के निधन के बाद आज श्याम शाह मेडिकल कॉलेज में उनके पुत्रों द्वारा दान किया गया। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक व शिवराज सरकार में मंत्री रहे रामखिलावन पटेल के पिता का स्वर्गवास हो गया था। मृत्युपरांत उनके 5 बच्चों ने उनके संकल्प को पूरा किया और शव को मेडिकल कॉलेज को सौंप दिया। क्या वजह है, कैसे क्या पूरा इसका? आज नहीं, 24 मई 2016 को हमने अपने पिताजी का देह दान किया था और हमारे पिताश्री जब श्रद्धेय भारत रत्न नानाजी देशमुख अपने देह का दान किया था आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली में, वह समाचार पढ़कर हमारे पिताजी ने कहा अपने हमारे सहित 5 बेटों से कि हमारा भी देह दान कर दो। तो हम लोगों ने 24 मई 2016 को देह दान कर दिया था और जो उनका वचन था अक्षरशः हमने उसको पूरा करने का काम किया। जैसे अभी अधिष्ठाता जी कह रहे थे, बहुत लोग देह दान करते हैं, बहुत लोग आँख का दान भी करते हैं, पर जब मृत्यु होती है तो उनकी भावनाएं बदल जाती हैं, उस समय तक टिके नहीं रहते। पर मैंने कहा अगर भगवान प्रभु श्री राम अपने पिता की बात के लिए 14 साल जंगल में रहे तो हम अपने पिताजी की बात करने के लिए उन्हें देह दान किया, हम क्यों उससे मुकरें। और हम अपने पाँचों भाइयों ने पूरे परिवार में बड़े भावनात्मक रूप से उनकी बातों को पूरा करने का काम किया। जीवन भर उन्होंने समाज सेवा काम किया, खेल जगत में खेलने का काम किया, समाज सेवा में काम किया और आने वाले समय में हजारों लोगों की, लाखों लोगों की जान बचाने के लिए अगर उनके शरीर से निश्चित रूप से हमारे मेडिकल कॉलेज के छात्र छात्राएं सीखेंगी और हजारों लोगों की जान बचाएंगी, इससे बड़ा दूसरा पुण्य का काम। 30 अप्रैल से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो रही है। इसको लेकर रीवा में भी बाजार सज गए हैं। जी हाँ, चैत्र नवरात्र की शुरुआत 30 अप्रैल से हो रही है और इसको लेकर रीवा में खासा उत्साह देखा जा रहा है। बाजारों में पूजन सामग्री, माता के श्रृंगार के सामान, कलश, नारियल, चुनरी और दीपक जैसी वस्तुएं खरीदने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ रही है। इसके अलावा मिठाइयों की दुकानों पर भी रौनक है, क्योंकि व्रत और पूजा के लिए खास मिठाइयाँ और फलाहारी उत्पादों की मांग बढ़ गई है। रीवा के प्रमुख बाजार जैसे शिल्पी प्लाजा, सतना रोड और पुराना मिल एरिया में दुकानदारों ने विशेष सजावट की है। मंदिरों में भी तैयारियां जोरों पर हैं और भक्तजन माता के स्वागत के लिए व्रत और पूजा अर्चना की योजनाएं बना रहे हैं। प्रशासन द्वारा भी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर खास इंतजाम किए गए हैं ताकि श्रद्धालु किसी भी परेशानी के बिना पूजा कर सकें। है चैत्र नवरात्र की पूजन विधि और कैसे करें इस 9 दिनों तक व्रत का पालन, पूरी जानकारी विस्तार से दे रहे हैं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर संदीप शुक्ल। 2082 संवत की शुरुआत हो रही है और इस संवत का जो राजा है वो सूर्य है और इस संवत का जो मंत्री है वो भी सूर्य है। इस तरह जो है सूर्य प्रधान जो है ये संवत रहने वाला है। खासकर जो है बसंत नवरात्रि जो प्रारंभ हो रही है वो 30 तारीख को नए संवत की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को प्रारंभ हो रही है और ये जो है 6 तारीख तक रहेगी। और नवरात्रि का पूजन मेन जो है उसमें जो है कलश स्थापना जो मुहूर्त है वो 9:35 तक, प्रातः से 9:35 तक आप जो है कलश स्थापन कर सकते हैं। और अगर उस समय कलश स्थापन नहीं करते हैं तो फिर अभिजीत मुहूर्त है। अभिजीत मुहूर्त है वो 11:35 से लेकर 12:24 तक का समय ये अभिजीत मुहूर्त का है। इसमें आप कलश स्थापना कर सकते हैं। तो इसमें देवी इष्ट की आराधना करनी चाहिए, 9 देवियों की पूजा करनी चाहिए, जैसे कि प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिण्यम, तृतीयम चंद्रघंटेसी, कूसमांडे, चतुर्थम पंचम स्कंद मातेति, षष्टम कात्यानी च। ऐसे करके जो है 9 ग्रह जो 9 देवी है 9 दिन जो है 9 बार जो है उनके वस्त्र अलग अलग करके बदलने चाहिए, वस्त्र पहनाने चाहिए। उनको अलग अलग रूप में जो है उनको भावनाओं के अनुसार हवन, यज्ञ, आहुति देना चाहिए।
कन्या खिलानी चाहिए, हर उम्र की कन्या को खिलाना चाहिए। 5 साल की कन्या से लेकर 10 साल की कन्या, हर तरह की उम्र की कन्या को जो है सप्तमी या छठी और नहीं होता है तो फिर अष्टमी के दिन जो है कन्या अवश्य खिलानी चाहिए। महिलाओं में सुहागिन का भी महत्व है, नवरात्र में सुहागिन का भी महत्व है। अगर सुहाग युक्त जो है नई महिलाएं हों तो उनको जो है सुहागिन में जो है नवरात्र में आप खिलाते हैं तो उससे भी पुण्य की प्राप्ति एवं देवी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। तो सुहागिन और कन्याओं का महत्व है, इनको जो है जरूर जो है भोजन करवाना चाहिए और उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए। चुनरी आदि, मिष्ठान आदि का जो है दान करना चाहिए। और जो पूजन विधि है जैसे कि श्रीमद् भागवत है, इसी तरह दुर्गा सप्तशती है तो दुर्गा सप्तशती का कीलक मंत्र का कीलन करना चाहिए, कवच करना चाहिए, अर्गला करना चाहिए और कुंजिका शोध का पाठ अवश्य करना चाहिए। इस तरह दुर्गा सप्तशती का आप पाठ करें और नरवाण मंत्र का भी जाप करना चाहिए जिससे कल्याण की प्राप्ति हो। तो जो 9 दुर्गे हैं इसमें जो है दुर्गा सप्तशती का महत्व बहुत ज़्यादा है। दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। अगर आप देवी भागवत का पाठ करते हैं, तो उससे भी जो है लाभ की प्राप्ति एवं माता के जो है सभी रूपों का जो है वरदान जो है आपको प्राप्त होता है। तो इस तरह जो है जो शुभ मुहूर्त इस समय मीन राशि में पंचग्रही योग चल रहा है, साथ में गुरु और मंगल की स्थिति भी जो है ठीक है। तो इस तरह जो है ग्रह योग जो है नवरात्रि के बहुत बढ़िया है। अगर आप 9 दिन व्रत रहते हैं तो निराहार रहते हैं या जलाहार रहते हैं, किसी भी तरीके से रहते हैं तो निश्चित रूप से जो है उसमें माता का आशीर्वाद या माता का अंश आ जाता है। खासकर जब कलश स्थापन करते हैं, अगर उसमें जवारे वगैरह बोते हैं तो उसमें माता का अंश आ जाता है। अगर आप बहुत ज़्यादा सात्विकता से पूजा नहीं कर सकते तो जवारे आदि आप मत बोइए। अगर आप अखंड दीपक जलाते हैं तो जवारे आप अवश्य बोइए और उसको जो है नवमी के दिन जो है विसर्जित करिए। और नवमी के दिन जो है जो पारण का समय, नवरात्र जब खत्म होगी और उसमें पारण का जो समय है वो 4:36 के बाद जो है पारण का समय है। तो नवमी का जो पारण होगा वो 4:36 के बाद जो है पारण होगा। इस तरह जो है 30 तारीख से लेकर 6 तारीख तक जो है नवरात्रि का समय है। और हो सके तो जो मंदिर है जहाँ प्राण प्रतिष्ठा युक्त जो है मूर्तियां हैं उनके दर्शन करना चाहिए, उनको स्नान ध्यान और पूजा पाठ प्रसाद वगैरह चढ़ाना चाहिए जिससे कि जो है लाभांश की प्राप्ति हो और सात्विकता की प्राप्ति होती है। और घर में जो है आप कलश स्थापन करें, पूजा पाठ करें, माता की पूजा करें। इस बार जो है माता को गुलाबी रंग बहुत अच्छा है। अगर गुलाबी रंग का प्रयोग करते हैं तो निश्चित रूप से जो है माता प्रसन्न होकर अक्षुण धन की जो है प्राप्ति कराती हैं। तो इस तरह जो है नवरात्र का व्रत आप लोग मनाएं और नए संवत की शुरुआत और रामनवमी की शुरुआत हो रही है तो इसकी शुरुआत करें, पूजा पाठ यज्ञ हवन आहुति आदि करें जिससे कल्याण की प्राप्ति हो। आज के अंत में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़, सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद।